का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफ़ी सारी नई अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। तो पहली अपडेट तो ये है कि आज ब्लॉक डील होती नजर आई है इंडियन ऑयल शेयर में, जहां पर 12 जून कार्रवाई शुरू होती तो यहाँ नजर आई है और भी काफी सारे स्टॉक्स पर ब्लॉक डील्स हुई हैं। लेकिन ईटी नाउ के पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार बात करें तो ब्लॉक डील में इंडियन ऑयल के 36.4 लाख शेयरों का हस्तांतरण हुआ है। यानी कि ब्लॉक डील में जो पक्ष शामिल थे अभी उनकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन सुबह 10:30 बजे के करीब इंडियन ऑयल के शेयर पर एनएसई पर 1.5% की गिरावट के साथ 143 के कारोबार करते दिखे। आईओसी की बात करें तो प्रेजेंटली 550, 100 और 200 मूविंग एवरेज से नीचे ही कारोबार होता इंडियन ऑयल में नजर आ रहा है। जैसी इसकी जानकारी सामने आती है तो वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश रहेगी। बाजार में तरलता के बीच बेहतर मूल्य निर्धारित करने के लिए इंडियन ऑयल ने बॉन्ड जारी करना रद्द कर दिया। मुंबई बाजार सहभागियों ने कहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बुधवार को जबरदस्त प्रक्रिया मिली है, लेकिन उसके बावजूद बॉन्ड निर्गम को वापस ले लिया क्योंकि उसे उम्मीद है कि बैंकिंग प्रणाली में जो फिलहाल ब्याज दरें कम हुई हैं, आने वाले दिनों में उसे अपने 5 बॉन्डों के लिए बेहतर कीमत मिलेगी। ब्याज दरें कम होने की वजह से यहां पर एक पॉइंट लिया गया है। और तो AAA रेटेड बॉन्ड इशू था ये, जिसके बेस साइज 1000 करोड़ था, अर्थात 2000 करोड़ रखने के लिए ग्रीन इशू ऑप्शन था। अगर बात कर ले बोलियां की तो 9830 करोड़ की बोलियां मिली हैं, जिसमें से 3100 करोड़ की बोलियां 6.51% पर थी। फिर भी इंडियन ऑयल ने बेहतर मूल्य निर्धारित का इंतजार करने का फैसला किया। तो ये एक हिसाब से अच्छी अपडेट भी है कि एक बेहतर मूल्य मिले, अलग बात है। लेकिन एक देखा जाए तो फिलहाल जो एक प्रोजेक्ट या कोई अभी जो सिनेरियो रहता तो उसके बेस पर कहीं ना कहीं स्टॉक में एक प्रक्रिया देखने के लिए मिलती, कुछ एक्साइटमेंट होती। तो दोनों ही चीजें हैं जैसा भी समझा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन ऑयल ने अपने आप को एज अ प्रॉफिटेबल देखने के लिए कि कंपनी प्रॉफिटेबल रहे तो उसने उस चीज का समय का इंतजार करना है कि हाँ, अगर बेहतर मूल्य निर्धारित होगा तो बेटर रहेगा। और एक और अपडेट है, कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हुआ जैसे क्रूड की कीमतों ने तोड़ दी सारे रिकॉर्ड। तो कच्चे तेल में जंप आता नजर आया है। ब्रेंट पर कीमत $77 या नाइमैक्स पर भाव $67 के करीब आता नजर आया कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत में प्रगति नहीं हो रही, जो कि हमने कल परसों की वीडियो में डिस्कस किया था। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह बस डील को लेकर पहले जितने आश्वासित नहीं है। और फिर अमेरिका अपने बगदाद स्थित दूतावास और गैर जरूरी स्टाफ को हटाने की तैयारी भी कर रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि अमेरिकी सुरक्षा ब्रिटिश चेतावनी, यूके की रॉयल नेवी ने चेतावनी दी कि खाड़ी क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां तेज हो सकती हैं, जिससे समुद्री परिवहन पर भी असर जो है वो पड़ सकता है। और ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से ही कहा है कि ईरान से डील को लेकर अब पहले जैसी उम्मीद नहीं बची। और ईरान रक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका के सभी बेस ईरान की रेंज में हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम इन्हें निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। और तो और राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि अब भरोसा नहीं है कि ईरान नया परमाणु डील स्वीकार करे। तो इस तरह से जो सिनेरियो है देखने के मिला, जिसकी वजह से क्रूड में हमें कुछ तेजी नजर आई। एक और पॉइंट है संघर्ष की चेतावनी। फिर तीसरा पॉइंट है अमेरिका ने भारत समेत मध्य पूर्व से कर्मचारियों को निकाला और तेल की कीमतों में उछाल देखने के लिए मिला। और सबसे बड़ी एक दिन की वृद्धि इस साल होती नजर आई है। IAEA की भी कड़ी निगरानी जो है एजेंसी की ईरान की यूरेनियम समृद्धि पर बनी हुई है। और इसी के अलावा कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से तेल बाजार में हलचल मचा दी। और यह तनाव और बढ़ा तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। और अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो नो डाउट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए तो अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है अगर ज्यादा तेजी रहती है। फिलहाल 70 के नीचे है तो वेल एंड गुड है। निवेशकों और सरकार की नजर अब इस भू राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है। फिलहाल अभी 4 बजे के करीब देखें तो क्रूड की कीमत में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई है 1.5-2% की, जहां पर 69 के करीब ब्रेंट आता नजर आया है। और अगर देखें तो 1.5% अगर वापस से रिकवर की बात करें तो करीब 70 के नजदीक होता नजर आया। तो इस तरह से ये सिनेरियो फिलहाल हमें देखने के लिए मिल रहा है। अप्रैल और मई में डीजल बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया, रिलायंस इंडस्ट्री और नयारा को पीछे छोड़ा।
तो इंडियन ऑयल ने थोक डीजल बाजार में हलचल मचा दी है। अप्रैल मई में इसकी हिस्सेदारी 10% तक बढ़ गई है और इसने रिलायंस रसी और रोसनेफ्ट समेत नायरा एनर्जी से जमीन भी छीन ली है। और उल्लेखनीय उल्टफेर है क्योंकि ये नए चेयरमैन एएस सहानी ने अपने पूर्ववर्ती एसएम वैद की मार्जिन फर्स्ट नीति को छोड़कर बाजार में प्रभुत्व कायम करने का निर्णय लिया है। तो जो पुराने कंपनी के चेयरमैन थे उनकी नीति को छोड़कर इन्होंने एक नया जो है कायम करने का निर्णय प्रभुत्व लिया है। और सेकंड, यहां पर 10% तक की हिस्सेदारी डीजल बाजार में अपनी हलचल मचती नजर आई है। इस साल अप्रैल मई में इंडियन ऑयल की हिस्सेदारी पिछले साल इसी अवधि में 43.6% थी, लेकिन इस बार अप्रैल मई में इंडियन ऑयल की हिस्सेदारी बढ़ चुकी है, वो है 53.5% के करीब। और निजी क्षेत्र की जो प्रतिद्वंदियों आरआईएल और नायरा को पिछले साल की अपनी 25.7% हिस्सेदारी के संयुक्त रूप से 7% तक अंक छोड़ने को मजबूर होना पड़ा और 13.8 से घटकर 9.9 हो गई। नायरा भी 12 से कम गिरकर 8.78 के करीब हो गई। सरकारी फर्मों में भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम चाहे भारत पेट्रोलियम, इनकी भी जो है हिस्सेदारी घटती नजर आई और अकेली इंडियन ऑयल की हिस्सेदारी यहां पर हमको बढ़ती नजर आई, जो कि एक काफी बड़ा अच्छा सिनेरियो और इंडियन ऑयल शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। वहीं पर कई उद्योग अधिकारियों ने कहा है कि इंडियन ऑयल का वॉल्यूम बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा को किनारे करने के लिए एक मूल्य छूट का उपयोग कर रहा है। कच्चे तेल की कीमत वर्तमान में $65 प्रति बैरल के करीब है। अगर जनवरी की बात करें तो $80 से कम है। और उन्होंने कहा कि जहां सभी आपूर्तिकर्ता थोक खरीदारों को पंप कीमतों में कम कीमत पर डीजल की पेशकश कर रहे हैं, वहीं कुछ आपूर्तिकर्ता बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए और अधिक कीमत पर डीजल की पेशकश कर रहे हैं। तो डीजल जो है अदर जो कंपिटिटिव हैं उनसे कम रेट पर ऑफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर कंपनी ज्यादा अच्छा कर पा रहे। और तो और एक और बड़ी अपडेट, जहां पर भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियां घरेलू उपयोग के लिए $600 मिलियन मूल्य के टैंकर मंगवा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस वर्ष के अंत में मध्यम दूरी के टैंकरों के लिए संयुक्त रूप से निविदा जारी करने की योजना बना रहे हैं। सारा जो अपडेट है वो इंडियन ऑयल का ही रहेगा, लेकिन इसमें यही अपडेट जो है वो एचपीसीएल और बीपीसीएल के लिए। वहीं पर साथ में भारत की जो सरकारी रिफाइनरियां हैं देश भर में ईंधन के परिवहन के लिए 10 घरेलू निर्मित जहाजों का ऑर्डर देने की योजना बना रही है, क्योंकि सरकार जहाज निर्माण उद्योग के विस्तार की अपनी महत्वाकांक्षा को आगे भी बढ़ा रही। मामले से परिचित लोगों के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल इस साल के अंत में मध्यम श्रेणी के टैंकरों के लिए संयुक्त रूप से निविदा जारी करने की योजना बना रही है, जिन्होंने पहचान न बताने का अनुरोध किया क्योंकि जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कहा है कि $600 मिलियन तक का प्रस्ताव हो सकता है और 2028 तक डिलीवरी शुरू करने की आवश्यकता होगी। तो बड़ी अपडेट्स हमें आती नजर आ रही हैं। पीएसयू तेल, गैस शेयरों पर काफी अच्छा सिनेरियो जो है देखने के लिए मिला। और वहीं पर अगर समझें तो दक्षिण एशिया राष्ट्र अपनी घरेलू निर्माण क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में जहाजों को ऊर्जा, व्यापार, रक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक संसाधनों के रूप में देखा जा रहा है और भारत के पास भी वर्तमान में कम से कम 40 यार्ड हैं और केवल 4 यार्ड ही ऐसे हैं जो मध्यम दूरी के टैंकरों से बड़े जहाज बनाने की क्षमता रखते हैं। और तो और बीपीसीएल, एचपीसीएल ने टिप्पणी मांगने पर ईमेल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मध्यम श्रेणी के टैंकर यानी कि 50,000 से 60,000 डेडवेट टन की रेंज में होंगे और टेंडर में प्रत्येक जहाज की कीमत $55 से $60 मिलियन हो सकती है। और लोगों ने कहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास 6 जहाज होने की उम्मीद है, जबकि बीपीसीएल, एचपीसीएल के पास 2-2 जहाज होंगे। दैट मीन कंपनियों ने ऑलरेडी यहाँ पर एक बड़ा सिनेरियो जो है दिखा ही दिया है कि काफी अच्छी 2 अपडेट्स हैं और जिसकी वजह से इंडियन ऑयल में आज हमें एक अच्छी रैली भी आती नजर आई है। इसके अलावा भी कुछ एनालिसिस हैं। आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश, एलएमएस ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और रैली बिगेयर ब्रोकिंग के जीत मिश्रा एनडीटी प्रॉफिट के साथ जो कि है अपने विचार साझा करते नजर आए हैं। इंडियन ऑयल की बात कर ले तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस यहां पर कुछ बढ़ते नजर आए और सौरभ जैन सजेशन दे रहे हैं इंडियन ऑयल पर कि गुड, अच्छा है स्टॉक, होल्ड करिए फॉर शॉर्ट टर्म गेन। और वैल्यूएशंस भी स्टॉक की यहाँ पर लो है, जो कि मैं रेगुलर आपके साथ डिस्कस करता ही हूँ अकॉर्डिंग टू पी रेशो कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग स्टॉक फिलहाल महंगा नहीं देखने के लिए मिल रहा और वही चीज इनके द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर इंडियन ऑयल दिसंबर तक अपनी पानीपत गुजरात रिफाइनरी का जो विस्तार है वो पूरा कर लेगा।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने मंडे को कहा कि तेल विपणन कंपनियां वित्त वर्ष 26 में लगभग $4 बिलियन का पूंजीगत व्यय करने की योजना बना रही हैं। बहुत बड़ी अमाउंट की बात जो है यहाँ पर करी जा रही है। जो वित्त वर्ष 25 में जो पूंजीगत व्यय था, जो निवेश था या पूंजीगत जब व्यय था, वो $3.71 बिलियन या कहें कि 31,000 करोड़ से अधिक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर निवेशकों के समक्ष जो प्रस्तुतिकरण IOCL ने यह भी कहा है कि उसका लक्ष्य दिसंबर 2 प्रमुख रिफाइनरियां हैं उसको विस्तार परियोजनाओं को चालू करना है, जिसमें पानीपत रिफाइनरी में 10 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता विस्तार और संबंध परियोजनाएं शामिल है। तो कहने का मीन एक नई चीज जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जहां पर विस्तार किया जा रहा है क्षमता का। और हरियाणा के पानीपत में भी जो रिफाइनरी है, जिसको 2021 में मंजूरी मिली थी, जिसे इसकी 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता बढ़ाकर 25 MTPA हो जाएगी। और अगर कुल स्वीकृत की लागत की बात करें तो $4.5 बिलियन। पानीपत में भी परियोजना का लगभग 84% तो पूरा हो चुका है, जो ओडिशा के पारादीप के साथ साथ IOCL की सबसे बड़ी परियोजना है। सो पारादीप रिफाइनरी में भी पैराजाइलिन यानी कि PXA और शुद्ध टेरिफेटिक एसिड यानी कि PTA संयंत्र भी स्थापित करने की चल रही परियोजना अप्रैल 2026 तक पूरी होने वाली है, जिसकी कुल लागत $1.63 बिलियन है। लगभग 89% काम पूरा हो चुका है। दैट मीन कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूसली इन चीजों पर की जा रही है और ये जो प्रोजेक्ट हैं शुरू होने का भी समय बताया जा रहा है लगभग। मुद्रा बंदरगाह से पानीपत रिफाइनरी तक जो कच्चे तेल को ले जाने वाली एक नई पाइपलाइन भी दिसंबर तक पूरी होने वाली है। और गुजरात के वडोदरा में भी रिफाइनरी में IOCL की पेट्रोकेमिकल और ल्यूब एकीकरण परियोजना भी दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। 80% से अधिक पूर्ण हो चुकी इस परियोजना में क्षमता को जो वर्तमान है वो 13.7 MTPA से बढ़ाकर 18 MTPA करने की परिकल्पना की गई है, जिसकी कुल लागत $2.23 बिलियन है। दैट मीन एक कुल मिलाकर के अगर सारे को जोड़े तो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे सामने आ रही है, जो यहाँ पर धीरे धीरे की जा रही है। और तो और यहाँ पर समझें तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर कोई भी कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाती है तो उसका मतलब काफी अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए जब कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती है तो उससे कंपनी का काम ज्यादा बढ़ता है। ज्यादा बढ़ने के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू में और प्रॉफिट में दोनों में ही फर्क देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत मैटर करते हैं और फिर पेट्रोल डीजल के दाम भी मैटर करते हैं। इसके अलावा देखें तो IOCL ने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 26 के पूंजीगत व्यय का लगभग 50% तो रिफाइनरी उन्नयन परियोजनाओं के लिए निर्धारित है, जैसे कि विपणन, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइन का स्थान है। जो बाकी राशि बचेगी उसको उद्यमों और गैस में इक्विटी निवेश के लिए जाएगी। केयर एज की भी रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 25 के पहले जो 9 महीनों में कंपनी ने 28,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया, जबकि वित्त वर्ष 2025 के लिए 35,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय अनुमानित है। सो अगले 2 से 3 वर्षों में इसमें किस स्तर पर प्रति वर्ष 30-35,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय होने की उम्मीद है। केयर एज की रिपोर्ट में ऐसा कहना है। सो काफी अच्छी अपडेट इंडियन ऑयल में हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पर जल्दी से काम कंप्लीट होता है, जो भी डेट्स दी हुई हैं उस पर काम शुरू होता है, तो आगे चल के इंडियन ऑयल पर एक अच्छा सिनेरियो बनता नजर आ सकता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, देश की स्थितियां बहुत मैटर करती हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत डिपेंड करते हैं, मार्केट में क्या सेंटीमेंट है, सारी ही चीजें जो है देख के ही चलनी पड़ती हैं। तो IBA के साथ एक बड़ी कोलैबोरेशन होती नजर आई इंडियन ऑयल की, जहां पर डेवलप किया जाएगा बायो एनर्जी, बायो हाइड्रोजन सेक्टर। तो भारतीय बायोगैस एसोसिएशन ने रविवार को कहा कि उसने जैव ऊर्जा और जैव हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक बयान में कहा गया है कि सहयोग का उद्देश्य दोनों संगठनों के बीच तालमेल के आधार पर जैव ऊर्जा क्षेत्र का विकास और विस्तार करना है। सहयोग में IOCL और IBA दोनों संस्थाएं आपसी पहल का सपोर्ट करती हैं और एक ज्ञान केंद्र भी बनाए जाएंगे और भारत में जैव ईंधन उद्योग को विस्तार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिक बुनियादी ढांचे और कुशल कार्यबल जैसे संस्थान भी आवंटित करेंगे। मतलब कि फ्यूचर यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट्स देखने के लिए मिल सकती हैं। दोनों पक्ष ज्ञान केंद्र विकसित करने के लिए विधायकों, व्यापार अधिकारियों, उद्योग जगत के लोगों और थिंक टैंकों के साथ सक्रिय रूप से बात भी करेंगे। एक पॉइंट और समझे
तो आईबीए जो है यहाँ पर पहले से ही कई मंत्रालयों के साथ मिलकर बायोगैस, बायो सीएनजी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को सपोर्ट देने वाले नियम बनाने के लिए काम कर रहा है। सो बायोगैस विकास को गति देने के लिए यह साझेदारी केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों के बीच सहयोग को सुगम भी बनाएगी और IUCL और आईबीए जैव ईंधन की विभिन्न श्रेणियों के लिए नीतिगत प्रोत्साहन तैयार करने और प्रस्तावित करने के लिए काम भी करेंगे। सो आईबीए के अध्यक्ष गौरव केडिया ने यह चीजें बताई हैं। तो भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े कदम के रूप में इंडियन ऑयल ने अपनी पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 10,000 टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद इकाई स्थापित करने के लिए हाइड्रोजन की स्तरीय लागत को अंतिम रूप दिया है और परियोजना इंडियन ऑयल के ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है और भारत में अब तक की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पहल होगी और दिसंबर 2027 तक चालू होने के लिए तैयार ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी परिचालन में जो जीवाश्म व्युत्पन्न हाइड्रोजन है उसकी जगह लेंगे और कार्बन उत्सर्जन में पर्याप्त कमी आती नजर आएगी और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अब चालू हो गया है और बहुत अच्छी बोलियां भी मिल रही हैं और निविदाएं और मूल्यांकन किया जा रहा है और 1-2 महीने के भीतर काम में सक्षम होंगे और 2 साल के भीतर पानीपत हरियाणा में 10,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो जाएगा। सो भारत का उद्देश्य है हरित ऊर्जा मिशन को बढ़ावा देना और एक टिकाऊ कार्बन तटस्थ भविष्य में योगदान देना और ऐतिहासिक परियोजना के साथ इंडियन ऑयल देश की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में अपने नेतृत्व को और मजबूत करेगा। सो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है जहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तक इन्वेस्टमेंट का कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन पहले एक अपडेट आया था, मैंने तब यहाँ पर किया था, एक 2400 करोड़ वाला था, एक 1200 करोड़ वाला था। इसके अलावा CLSA की बात कर लें तो IOC के शेयर का जो टारगेट है वो 135 रुपए कर दिया है, मूल्य को बढ़ा दिया। CLSA ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर अपना लक्ष्य मूल्य 120 से बढ़ाकर 135 कर दिया है, जबकि होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है क्योंकि जो कि औसत से 25% या जितना होना चाहिए उससे 25% कम है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर 205 का मॉर्गन स्टैनली ने एक टारगेट दिया है, दर्शाता है, और यह तेल रिफाइनरी पर सरकारी तेल रिफाइनरी के लिए बाजार में सबसे अधिक मूल्य लक्ष्य भी है। और इंडियन ऑयल पर कवरेज करने वाले 34 विश्लेषकों में से 22 ने खरीदने की रेटिंग, बाइंग की रेटिंग दी है, 5 ने होल्ड के लिए और 7 ने बेचने के लिए रेटिंग करी। सो आपको ये इंडियन ऑयल के डिविडेंड राशि के साथ डिविडेंड रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी नहीं हुई। इंडियन ऑयल ने कहा है कि अंतिम डिविडेंड के भुगतान की जो रिकॉर्ड तिथि है, रिकॉर्ड डेट है, वो अभी तय की जाएगी और उचित समय पर आपको दोबारा से सूचित कर दिया जाएगा। इंडियन ऑयल ने यह नहीं बताया कि शेयर धारकों को 30% यानी कि 3 रुपए का डिविडेंड कब दिया जाएगा। हालांकि इंडियन ऑयल ने AGM में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर एलिजिबल शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष कुणाल परार ने कहा है कि इंडियन ऑयल के शेयर फिलहाल 138 के आसपास हैं और इंडियन ऑयल उच्च डिविडेंड देने वाली कंपनी है। बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि बाजार भारतीय तेल पर मेरा नजरिया सकारात्मक है और इंडियन ऑयल के लिए मेरी सिफारिश खरीदारी की है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इंडियन ऑयल का शेयर बाजार विशेषज्ञ ने कहा टारगेट 144 और 148 है, स्टॉप लॉस 132 के करीब बताया गया है। स्थिति के आधार पर यदि कोई व्यक्ति डिलीवरी में इंडियन ऑयल खरीदना चाहता है तो मेरा विचार है कि इसे खरीदें। इंडियन ऑयल के निवेशक डिविडेंड और मूल्य वृद्धि दोनों से लाभ उठा सकते हैं और स्थिति के आधार पर इंडियन ऑयल के शेयर का टारगेट 165 रुपए होगा, 65, और अगर इस स्तर को भी इंडियन ऑयल के शेयर तोड़ते हैं तो तेजी आगे भी जारी रहेगी और अगला टारगेट 180 रुपए होगा HPCL के। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात को स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है जो कि AGM शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन AGM की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है।
तो एक महीने में 60% की तेजी। अब कंपनी ने दिया एक पर एक बोनस शेयर का तोहफा। तो भारतीय कंपनी है जो एनर्जी और बिजली के कामों में जुड़े बिजनेस को करती है। कंपनी विभिन्न प्रकार के तारों और केबलों को बनाती है और कंपनी 1986 में जयपुर राजस्थान में स्थापित हुई थी और अब यह भारत और विदेशों में अपनी उत्पादों की सप्लाई भी करती है। डायनामिक केबल्स ने किया बोनस शेयर का ऐलान। शेयर धारकों को मिलेगा 1.1 बोनस, यानी कि डायनामिक केबल्स लिमिटेड जो एक सरकारी मान्यता प्राप्त 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, अपने शेयर धारकों को बड़ा तोहफा देते हुए 1 बोनस देने का शेयर ऐलान किया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में यह फैसला लिया गया। बोनस शेयर इशू कंपनी अपने हर मौजूदा एक शेयर पर एक शेयर फ्री में देती यहाँ पर नजर आएगी, यानी कि जिसके पास 100 शेयर हैं उनको 100 और मुफ्त मिलेंगे। यह बोनस शेयर कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और जनरल रिजर्व से जारी किए जाएंगे। रिकॉर्ड डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। बोनस शेयर क्रेडिट कंपनी का लक्ष्य है कि 29 जुलाई 2025 तक बोनस शेयर धारकों के डीमैट अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। शेयर कैपिटल में भी इजाफा होगा और इस फैसले के तहत कंपनी ने अपनी अधिकतर पूंजी को भी 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया, जिससे भविष्य में भी शेयर धारकों के हित को ध्यान में रखते हुए पूंजी जुटाई जा सके। मौजूदा और नए शेयरों का ब्यौरा। बोनस से पहले शेयर पूंजी 24.22 करोड़, बोनस के बाद शेयर पूंजी 48.45 करोड़, यानी कि 4.84 करोड़ शेयर और पहले 2.42 करोड़ शेयर हो जाएंगे। और वहीं पर पिछले एक महीने में 59% भागा है ये स्टॉक और पिछले एक साल में 64% के करीब रिटर्न रहे हैं शेयर डायनामिक केबल्स लिमिटेड में। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। एफआई डीआई दोनों ही बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और धीरे धीरे अपनी होल्डिंग भी कहीं ना कहीं बढ़ाते नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का भी एक जंप देखने के लिए मिल रहा है और पब्लिक ने भी काफी अच्छा रहा। तो चलिए एक बार फिर बोनस पर बात करते हैं। 1 पर 7 बोनस शेयर डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। रिकॉर्ड डेट का ऐलान होता हुआ नजर आया। कंपनी का नाम है शाइन फैशंस। तो टेक्सटाइल सेक्टर की ये कंपनी है। फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने यहाँ पर कई ऐलान किए हैं। बोनस शेयर और डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान किया है और शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को भी मिला है। 3% की ज्यादा सी बढ़त देखने के लिए मिली कंपनी की। फ्राइडे की जो बात करें और 6 जून की, यानी कि तो कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि उसने बोनस इशू के लिए 4 जुलाई की, यानी कि अगले महीने की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई की तय हुई है। निवेशकों के पास मौजूदा 5 रुपए के फेस वैल्यू, हर शेयर पर 5 रुपए के फेस वैल्यू पर 7 बोनस शेयर देने जा रही है, यानी कि बोनस के पास निवेशक के हर शेयर बढ़कर कुल 8 शेयर हो जाएंगे। और इसके साथ ही कंपनी ने शुक्रवार यानी कि 4 जुलाई को डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है, जहां पर 0.12.5 मतलब कि 0.125 रुपए का जो डिविडेंड है यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। और तो और कंपनी का मार्च तिमाही का मुनाफा भी 40% बढ़कर 47 करोड़ तक पहुंच गया है। और यहाँ पर जो फीसदी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंपनी का 5% बढ़ा है। मार्जिन में भी सुधार देखने को मिले। फिलहाल कंपनी 378 के स्तर पर है, जो एक साल पहले 180 के स्तर से नीचे था। जो कंपनी ने इसी साल मार्च में 449 का साल उच्चतम स्तर भी बनाया है और पिछले साल जुलाई में स्टॉक 168 के साल के निचले स्तर पर भी देखने के लिए मिला। लेकिन एक साल में 100% से ज्यादा का स्टॉक बढ़ चुका है। लेकिन 2 पॉइंट मैं आपको यहाँ पर अवेयर कर दूं कि सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन के आधार पर ही निवेश का फैसला नहीं लिया जाता। कंपनी अपने कारोबारी मजबूती, शेयर का भाव निवेश के पीछे की मुख्य वजह होता है और निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले कंपनी और शेयर पर नजर डालें और फिर सोच समझ कर ही फैसला लें, ऐसा CNBC 18 द्वारा, TV 18 द्वारा यहाँ पर कहना है। लेकिन वहीं पर एक पॉइंट मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा, वो ये है कि DI और FI का स्टेक स्टॉक में नहीं बना हुआ। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में भी कोई बड़ा जंप नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टॉक में बनी हुई है। पब्लिक ने ही लगभग स्टेक जो है बनाया, तो वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जो है एक सिनेरियो फॉलो किया जाना चाहिए कि प्रॉपर मतलब जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, है ना, वो चीज़ है, या फिर खुद स्टडी जरूर किया करें। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर बोनस और स्प्लिट शेयर के बारे में। एक के बदले मिलेंगे 15 शेयर और इस कंपनी ने किया बोनस के साथ स्प्लिट का ऐलान। GTV इंजीनियरिंग कंपनी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो कंपनी एक के बदले 15 शेयर देती नजर आ सकती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट की कंपनी GTV इंजीनियरिंग शनिवार को बैठक में नतीजों की जानकारी के साथ शेयर बाजार के साथ साझा की। बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट दोनों का ऐलान एक साथ किया। BSE पर एक्स ग्रुप का हिस्सा है और ASM स्टेज 1 में भी शामिल है। सो फ्राइडे के दिन भी 2% की बढ़त के साथ स्टॉक बंद हुआ। स्टॉक पिछले साल अक्टूबर के अपने निचले स्तर से 170% बढ़ चुका है। शेयर बाजार को भेजी जानकारी के मुताबिक शनिवार 7 जून को हुई बोर्ड बैठक में कंपनी के बोर्ड ने कई प्रस्तावों पर विचार और मंजूरी दी, जहां पर हमें बोनस और स्प्लिट दोनों की ही मंजूरी देखने के लिए
मिलती है जो बोर्ड द्वारा दी गई है। इसके तहत 10 के जो फेस वैल्यू वाला शेयर है 2-2 रुपए के फेस वैल्यू में बन जाएगा, यानी कि हर शेयर 5 शेयर में बंट जाएगा, यानी कि आपका एक शेयर 5 शेयर में हो जाएगा। और उसी के बाद कंपनी साथ ही बोर्ड ने 2.1 के रेशो से बोनस को भी मंजूरी दे दी है, यानी कि हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए जाएंगे। यानी बोनस और स्प्लिट लागू होने के बाद निवेशकों के पास एक स्टॉक पर 15 स्टॉक में बदल जाएगा। पहले एक स्टॉक 5 स्टॉक में बदलेगा, फिर उन 5 स्टॉक पर 10 बोनस शेयर जारी होंगे, यानी कि कुल 15 शेयर हो जाएंगे। डिविडेंड और बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट का ऐलान आने वाले समय में किया जाएगा। देखा जाए तो बोनस और डिविडेंड नहीं, यहाँ पर स्प्लिट की बात कही जाए। और इसी के साथ इन फैसलों को लागू करने से पहले शेयर धारकों की मंजूरी ली जाएगी, जो कि एजीएम की मीटिंग में शेयर धारकों के फैसलों के अधीन है। लेकिन वहीं पर अगर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर पब्लिक का स्टेक है और प्रमोटर का स्टेक है। एफआईआई का स्टेक 0.06% बना था दिसंबर तक, लेकिन मार्च क्वार्टर में वो भी नील होता नजर आया। कुछ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में जंप आया। सो ऑल ओवर देखा जाए तो एफआईआई डीआई दोनों ही स्टॉक पर इन्वेस्टेड फिलहाल नहीं है, जो कि एक अच्छी बात तो पर्सनली नहीं है कि हाँ कहें कि एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि एफआईआई डीआई दोनों इंटरेस्टेड हैं स्टॉक में, तो ऐसा अभी नहीं है। बाकी स्टॉक पर आप नजर रख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से स्टॉक में जो भी डिसीजन ले सकते हैं। आने वाला है बोनस इशू। 4 कंपनियों ने मुफ्त शेयर स्टॉक का नाम रिकॉर्ड दी थी अलग अलग। तो विभिन्न खंडों की 4 कंपनियों ने जून 2025 में अपने घोषित बोनस इशू के लिए रिकॉर्ड तिथि भी तय की है। घोषणाएं अलग अलग एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से एक अवधि में की गई हैं। बीएसई के वेबसाइट पर 10 जून की सुबह 11:09 बजे उपलब्ध कॉर्पोरेट कार्रवाई के आंकड़ों के अनुसार जून में बोनस इशू रिकॉर्ड तिथि वाली 4 कंपनियों में वीटीएम लिमिटेड, विमता लैब्स लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड और वी मार्ट रिटेल लिमिटेड शामिल है। का बोनस इशू तब होता है जब कोई कंपनी अपने मौजूदा मालिकों को उनके मौजूदा स्वामित्व अनुपात में नगद लाभांश के बजाय, मतलब नगद डिविडेंड के बजाय, संचित लाभ या रिजर्व से अतिरिक्त मुफ्त शेयर जारी करता है। उदाहरण के लिए 1.1 बोनस इशू में 100 शेयरों के मालिक को 100 अतिरिक्त शेयर मिलते हैं, जिससे उसके कुल शेयर 200 हो जाते हैं और शेयर की कीमत अनुपातिक रूप से बदलती है ताकि कंपनी का बाजार पूंजीकरण प्रभावित न हो, ताकि निवेश का कुल मूल्य न बदले। बोनस शेयर कंपनियां द्वारा तरलता बढ़ाने, शेयर की कीमत कम करने और निवेशकों को आकर्षित करने और वित्तीय स्वास्थ्य का संदेश देने के लिए जारी किए जाते हैं। सो पात्रता में आमतौर पर कंपनी की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर रखना शामिल होता है। सो वीटीएम बोनस यहां पर बात करें तो कंपड़ा कंपनी ने 3.2 के अनुपात से बोनस शेयर जारी करने के लिए शेयर धारकों की पात्रता 11 जून यानी कि आज के दिन ही रखी, जो कि निकल चुकी है। अर्थात प्रत्येक 2 पूर्ण भुगतान इक्विटी शेयरों के लिए 3 पूर्ण भुगतान इक्विटी शेयर मिलेंगे, यानी कि 2 के पीछे 3 इक्विटी शेयर मिलेंगे। विमता लैब्स बोनस की बात करें तो स्वस्थ सेवा क्षेत्र की कंपनी 1.1 के अनुपात में बोनस जारी करने की घोषणा की है। रिकॉर्ड डेट 13 जून शुक्रवार की रखी गई है, यानी कि 1 के बदले 1 शेयर मिलता नजर आएगा। बजाज फाइनेंस बोनस की बात करें तो 4.1 के अनुपात में बोनस जारी करने की घोषणा हुई है। 1 रुपए के अंकित वैल्यू शेयर पर 1 रुपए के अंकित वैल्यू 4 बोनस इक्विटी शेयर मिलेंगे। या निर्धारित करने के लिए 4.1 अनुपात में बोनस शेयर प्राप्त करने का कौन पात्र होगा, 16 जून यानी कि मंडे को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। वी मार्ट ने भी 3.1 का बोनस इशू किया। निदेशक मंडल ने कंपनी के बोनस इक्विटी शेयरों के लिए पात्र कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों का निर्धारित करने के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो मंडे 23 जून 2025 को तय किया है। तो ये थे वो 4 बोनस शेयर जिनके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था। बाकी देखिए, वीडियो बनाया है हमने एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले लें। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।